सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपको एक सरकारी नोटिस मिलता है कि शहर में एक नया फ्लाईओवर बनना है और आपका घर, आपकी दुकान ठीक उसके रास्ते में आ रही है। आपकी जिंदगी भर की कमाई, आपकी यादें, सब कुछ दांव पर है। क्या सरकार बस एक आदेश से आपकी जमीन छीन सकती है? ये सवाल सिर्फ डरावना नहीं है, ये हमारे और आपके अधिकारों से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। और इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद में, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A, जो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। बिल्कुल। आज हमारे पास इस विषय से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे नोट्स और सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले हैं। और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इस पूरे सफर को एक कहानी की तरह समझना है। कैसे ये अधिकार पैदा हुआ, कैसे इसका रूप बदला और आज ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। कुल बेसिक से ये आर्टिकल 300A आखिर कहता क्या है? इसकी भाषा बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अच्छा, सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी कानून के अधिकार के बिना नहीं। इसमें दो शब्द मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। एक तो है पर्सन यानी व्यक्ति, और दूसरा ये पूरा वाक्यांश अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब कानून का अधिकार। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। व्यक्ति शब्द का मतलब है कि ये सुरक्षा सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कंपनियां जैसी कानूनी संस्थाओं को भी मिली हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा दायरा है। और कानून का अधिकार का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई सरकारी अफसर, मान लीजिए कोई कलेक्टर, सिर्फ एक चिट्ठी भेजकर किसी की जमीन नहीं ले सकता? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई सरकारी निर्देश नहीं है। इसका मतलब है संसद या राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया एक बाकायदा वैध कानून, एक वैलिड लेजिस्लेशन। तो वो कलेक्टर साहब की चिट्ठी वो कानून की नजर में रद्दी के बराबर है, जब तक कि उसके पीछे किसी एक्ट या अधिनियम की शक्ति ना हो। एकदम। और यहीं पर ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि संपत्ति का अधिकार हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ये हमारे सबसे पवित्र अधिकारों में से एक माना जाता था, एक मौलिक अधिकार। 1978 से पहले तो स्थिति बिल्कुल अलग थी ना? हाँ, और इस ऐतिहासिक सफर को समझना, यानी हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक सफर, इस पूरे विषय की आत्मा को समझने जैसा है। 1978 तक संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था। ये संविधान के 2 अनुच्छेदों के तहत सुरक्षित था। 2 अनुच्छेद? हाँ, एक था आर्टिकल 19(1)(f), जो संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने की आजादी देता था, और दूसरा आर्टिकल 31, जो सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ सुरक्षा देता था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को अपना ही दिया हुआ एक मौलिक अधिकार वापस लेना पड़ा? ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। उस वक्त देश में चल क्या रहा था? ये उस दौर की सामाजिक आर्थिक नीतियों का सीधा नतीजा था। आजादी के बाद सरकार जमींदारी उन्मूलन यानी एबोलिशन ऑफ जमींदारी, भूमि सुधार और धन के समान वितरण जैसे समाजवादी लक्ष्य हासिल करना चाहती थी। लेकिन जब भी सरकार ऐसा कोई कानून लाती, जमींदार और अमीर लोग उसे मौलिक अधिकार के हनन के आधार पर अदालत में चुनौती दे देते थे। मतलब सरकार के विकास के एजेंडे और व्यक्ति के मौलिक अधिकार के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई थी। एकदम। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक गतिरोध बन गया था। इसी को तोड़ने के लिए इमरजेंसी के बाद आई जनता पार्टी की सरकार ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 पारित किया। अच्छा, ये 44 संशोधन था। हाँ, इस संशोधन ने आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 दोनों को संविधान से हटा दिया, पूरी तरह से हटा दिया, और उनकी जगह ये नया आर्टिकल 300A डाल दिया गया। इसे संविधान के पार्ट 12 के एक नए चैप्टर 4 के तहत जोड़ा गया। तो नतीजा ये हुआ कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के ऊंचे पायदान से उतरकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट, संवैधानिक या कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, तो ये जो बदलाव हुआ मौलिक से संवैधानिक, ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव है या इसका आम इंसान की जिंदगी पर कोई गहरा असर पड़ता है? मतलब अधिकार तो अब भी हैं, तो फर्क क्या पड़ा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और फर्क जमीन आसमान का है। सबसे बड़ा फर्क आता है उपचार यानी रेमेडी में।
जब ये एक मौलिक अधिकार था तो इसके उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था। और आर्टिकल 32 खुद में एक मौलिक अधिकार है जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा हाईवे अब बंद हो गया है? हाँ, वो सीधा रास्ता अब नहीं है, क्योंकि ये अब एक संवैधानिक अधिकार है। तो पीड़ित व्यक्ति को आर्टिकल 226 के तहत पहले हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करनी होती है। हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट न होने पर ही वो अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई है। बिल्कुल। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर सरकार किसी की संपत्ति लेती है तो क्या उसे मुआवजा देना जरूरी है? क्योंकि मैंने आर्टिकल 300A की भाषा पढ़ी, उसमें कॉम्पेंसेशन या मुआवजा शब्द का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी कमी लगती है। ये इस पूरे विषय का सबसे सूक्ष्म और बहस वाला बिंदु रहा है। और आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद में मुआवजा शब्द नहीं है। शुरुआती दिनों में सरकारें इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करती थी। तो फिर न्यायपालिका ने इस खाली जगह को कैसे भरा? क्या कोई ऐसा बड़ा केस है जिसने इस परिस्थिति साफ की? बिल्कुल। यहाँ पर एक लैंडमार्क केस का जिक्र करना बहुत जरूरी है। केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2011। ये केस इस विषय पर मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही शानदार व्याख्या दी। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति लेने के लिए बनाया गया कानून सिर्फ वैध यानी वैलिड होना ही काफी नहीं। तो और क्या होना चाहिए? उसे जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होना चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ये तो बहुत व्यापक शब्द हैं। तो क्या कोर्ट ने ये कहा कि बिना मुआवजे के कोई भी कानून जस्ट एंड फेयर नहीं हो सकता? एकदम सही। कोर्ट का तर्क था कि अगर सरकार किसी की निजी संपत्ति लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती, या फिर सिर्फ नाम मात्र का दिखावटी इल्यूजरी मुआवजा देती है, मान लीजिए करोड़ों की जमीन के बदले 1000 रुपए, तो वो कानून साफ तौर पर अन्यायपूर्ण है। इसलिए उचित मुआवजा देना इस जस्ट एंड फेयर होने की शर्त का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, तो मुआवजा देना एक तरह से कानून में ही निहित माना गया। हाँ, साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया कि संपत्ति हमेशा एक पब्लिक पर्पस, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही ली जा सकती है, किसी के निजी फायदे के लिए नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब भले ही संविधान में शब्द ना लिखा हो, अदालत ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया। अच्छा, इस सिद्धांत को कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती और भी कई केसों में दोहराया गया होगा। हाँ, कई केसों में, जैसे जिल्लूभाई ननभाई खाचर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संपत्ति सिर्फ और सिर्फ वैध कानून से ली जा सकती है, किसी भी तरह की कार्यकारी कार्रवाई यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं। इसी तरह बिशंभर दयाल चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1982 केस में भी यही बात दोहराई गई। इन फैसलों ने अथॉरिटी ऑफ लॉ की नींव को बहुत मजबूत किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात अदालतों ने कही है, वो इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। मेरा इशारा इसे मानवाधिकार बताने की तरफ है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ये इस अधिकार के विकास का सबसे दिलचस्प पड़ाव है। तुकाराम कनाजोशी वर्सेस MIDC 2013 के मामले में कोर्ट ने एक बहुत ही गहरी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक न हो, पर यह एक ह्यूमन राइट, मानवाधिकार है। वाह, एक मिनट रुकिए। एक कानूनी अधिकार को मानवाधिकार का दर्जा देना, ये तो बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट इसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पर नहीं देख रहा है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि कोर्ट इसे व्यक्ति के सम्मान, गरिमा और अस्तित्व से जुड़ी चीज के तौर पर देख रहा है। एक इंसान को उसकी संपत्ति से बेदखल करना सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं है, ये उसकी जिंदगी को अस्त व्यस्त करना है। और इसी बात को और भी ज्यादा मजबूती मिली हाल के एक बहुत ही मार्मिक मामले में, वो विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2020 वाला केस। हाँ, वही। मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है। ये एक 80 साल की अनपढ़ महिला का मामला था, है ना? हाँ, विद्या देवी नाम की इस महिला की जमीन सरकार ने 1967-68 में सड़क बनाने के लिए ले ली थी, लेकिन 52 साल तक कोई मुआवजा नहीं दिया। वो बेचारी सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रही। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सरकार को बहुत सख्त फटकार लगाई। 52 साल, ये तो किसी की पूरी जिंदगी होती है। ये सिर्फ एक कानूनी गलती नहीं है, ये तो एक मानवीय त्रासदी है। ये दिखाता है कि एक कागजी अनुच्छेद का किसी की जिंदगी पर कितना विनाशकारी असर हो सकता है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिर से दोहराया
कि संपत्ति का अधिकार एक मानवाधिकार है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा करना कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को महिला को मुआवजा और हर्जाना देने का आदेश दिया। ये केस वाकई ने दिखाते हैं कि न्यायपालिका इस अधिकार को कितनी गंभीरता से लेती है। तो अगर हम संक्षेप में सुनने वालों के लिए एक क्विक रिकैप करें तो मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स और अनुच्छेद 300A, आर्टिकल 300A में मुख्य अंतर क्या है? इसे 4 आसान बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, नेचर, प्रकृति। मौलिक अधिकार बुनियादी हैं, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जबकि 300A एक कानूनी संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। दूसरा, रेमेडी, उपचार। जैसा हमने बात की, मौलिक अधिकारों के लिए आर्टिकल 32 यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 यानी हाई कोर्ट दोनों रास्ते खुले हैं। 300A के लिए मुख्य रूप से आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का रास्ता है। और बाकी दो? तीसरा, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों पर बहुत सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जबकि 300A पर एक निष्पक्ष और तर्कसंगत कानून बनाकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और चौथा, इम्पोर्टेंस या महत्व। संवैधानिक पदानुक्रम में मौलिक अधिकारों का स्थान सर्वोच्च है। आर्टिकल 300A का महत्व भी बहुत अधिक है, जैसा कि कोर्ट ने इसे मानवाधिकार बताकर स्पष्ट किया है, पर यह मौलिक अधिकारों के बराबर नहीं है। बिल्कुल साफ हो गया। तो अब तक की हमारी चर्चा का सार क्या है, अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो? सार ये है कि आर्टिकल 300A एक मजबूत ढाल है जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति के साथ मनमानी नहीं कर सकता। 1978 के संशोधन ने भले इसका दर्जा घटाया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं ने इसकी आत्मा को फिर से जीवित कर दिया है। मतलब सरकार ने इसे संविधान की सबसे सुरक्षित तिजोरी यानी मौलिक अधिकारों से निकाल तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानवाधिकार का सम्मान देकर एक तरह से इसकी गरिमा को बचा लिया है। ये गजब का न्यायिक संतुलन है। एकदम सही। संपत्ति केवल एक वैध कानून, सार्वजनिक उद्देश्य और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत ही ली जा सकती है। ये लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बिंदु है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना और फिर न्यायिक व्याख्या के जरिए मानव अधिकार के रूप में देखा जाने लगा। सोचिए, क्या भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां समाज की बदलती जरूरतों और न्याय की नई परिभाषाओं के कारण इसे फिर से मौलिक अधिकार का दर्जा देने पर विचार किया जाए? क्या विकास और व्यक्तिगत अधिकार के बीच का ये संतुलन कभी एक तरफ स्थायी रूप से झुक सकता है?